चलो बच्चों, आते हैं हम अपने आगे टॉपिक पर, बिजनेस के। जो हमने अभी तक सर्विसेज के बारे में देखा कि टाइप ऑफ सर्विसेज होती क्या है, मीनिंग ऑफ सर्विसेज क्या है। इसके बाद हम चलते हैं, जो हमने टाइप ऑफ सर्विसेज देखी, 3 तरह की सर्विसेज थी, है ना। अब सर्विसेज में भी बैंकिंग थी, पर्सनल थी, सेविंग थी। तो बैंकिंग में भी बहुत सारी सर्विसेज होती हैं, है ना। अच्छा, यानी इसका मतलब बैंक खाली हमारे डिपॉजिट नहीं करता, सिर्फ इंटरेस्ट ही नहीं देता, और भी सर्विसेज देता है। क्या क्या देता है, देखते हैं क्या क्या देता। आ जाओ, बैंकिंग सर्विसेज पर आओ बच्चों। पहले इसकी डेफिनेशंस पढ़ते हैं। बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विच अट्रैक्ट द मनी ऑन डिपॉजिट फ्रॉम पर्पज ऑफ बीइंग ए लैंड टू इंडस्ट्री, है ना। बैंकर्स आर नॉट मेयरली मनी लेंडर, यानी सिर्फ पैसे देने वाला, डिपॉजिट करने वाले नहीं है। ए बैंक लीड विद इट्स बोरो फ्रॉम अदर, हैं, लैंड what it borrow from other. A bank is buyer and seller of money. A bank earn the margin of profit by the lending money which its borrow. चलो पढ़ते हैं, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल से समझते हैं क्या कह रहा है ये कहानी। हमें नहीं पता इसकी, बच्चे नालायक हो तुम, ऐसा नहीं समझोगे, है ना। एग्जाम्पल चाहिए। देखो, ये है बैंक, है ना। कस्टमर क्या करते हैं, ये कस्टमर कौन है, कोई भी है ना। ये कस्टमर क्या करा, इन्होंने जाकर डिपॉजिट किया, यहाँ जाकर बैंक में पैसे जमा कर दिए, हाँ कर दिए। ऐसे ऐसे वेरियस होंगे कस्टमर, है ना। बहुत सारे कस्टमर बना दिए ये लोगों ने, ठीक है। मल्टी कस्टमर है, सब ने बैंक में जाकर डिपॉजिट करे। हम प्राइवेट अपनी बात कर रहे हैं, कैसे करते हैं, सेविंग बैंक अकाउंट में, यानी हम अपने वो अकाउंट जहाँ पर हम अपनी सेविंग को जमा करते हैं, किस लिए, इकट्ठा करने के लिए पैसे को, तो उसे बोलते हैं सेविंग बैंक अकाउंट। तो आगे भी देखना, सेविंग बैंक अकाउंट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, है इसका टॉपिक। सेविंग अकाउंट में हमने जमा करें। अच्छा, बैंक के पास तो इतना सारा पैसा आ गया, अब इसका करना क्या है। देखो, बैंक जनरली जब सेविंग बैंक अकाउंट में हमने पैसे जमा करे, उस पर इनको क्या देगा बैंक, इंटरेस्ट देगा बच्चों, इंटरेस्ट देता है इनको, हाँ इंटरेस्ट मिलता है हमें, आते हैं हमारी बुक में इंटरेस्ट क्रेडिट, ठीक है। इसके बाद बैंक क्या करेगा इस पैसे का, भाई हम तो रोज़ रोज़ नहीं जाते निकालने के लिए, कभी ज़रूरत पड़ती है तो जाते हैं, है ना, लेकिन जमा करते रहते हैं ताकि हम इकट्ठे कर लें, पैसे सरप्लस में रख लें। इसके बाद बैंक क्या करता है, लोन देता है। किस किस को देगा लोन, बैंक लोन देगा बिजनेस यूनिट को, जो बिजनेस करते हैं उनको पैसा दे देगा लोन में। अच्छा, और किसको देगा, हाउसिंग फाइनेंसिंग के लिए देता है ना, हाउसिंग फाइनेंस के लिए पैसा देता है, यानी घर बनाने के लिए देता है, लोन पर नहीं। और किसके लिए देता है, एजुकेशंस के लिए भी देता है, हाँ देता तो है। तो अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए बैंक लोन देता है। बैंक का क्या फ़ायदा होता है, बैंक का फ़ायदा होता है जब लोन पर पैसा लिया तो इन लोगों से इंटरेस्ट लेगा बैंक, ये लो। अच्छा, यहाँ इंटरेस्ट देता है, यहाँ इंटरेस्ट लेता है, हाँ ऐसा ही होता है, लेकिन इनसे इंटरेस्ट लेगा 12% पर एनम का, और आपको इंटरेस्ट देगा 8% पर एनम का। फिक्स नहीं है ये, ध्यान रखना, मैं सिर्फ अज्यूम बेसिस बता रहा हूँ कि जनरली ऐसा चलता है। तो बैंक को क्या हुआ, 12% इंटरेस्ट लिया और 8% दिया, 4% बच गया, हाँ इनकम हो गई बैंक को, समझ में आती है। अच्छा,
और भी कुछ काम करता होगा? हाँ करता है काम, कि ये जो बिजनेस यूनिट है इसके भी कुछ कस्टमर होंगे, इसके कस्टमर यानी डेटर होंगे जिनको ये उधार बेचता होगा, है ना। क्रेडिटर्स भी होंगे जिनसे ये उधार खरीदता होगा, है ना। अच्छा, इनका भी खाता होगा यहाँ पर? हाँ खाता होगा। इस बिजनेस यूनिट का भी खाता होगा इसके यहाँ पर? हाँ होगा बच्चों, इसका भी तो अकाउंट है। लेकिन इन प्राइवेट लोगों ने जो अपने अकाउंट ओपन करे थे वो थे सेविंग बैंक अकाउंट, यानी अपनी सेविंग को बैंक में जमा करते हैं, ना कि किसी और फायदे के लिए बैंक में जमा करते हैं। लेकिन इन्होंने अकाउंट क्यों खुलाया, बिजनेस यूनिट ने क्यों खुलाया? ताकि जब किसी को पेमेंट करना हो तो अपने अकाउंट से पेमेंट कर दें। पेमेंट कर देते ना अकाउंट से, किसी से पेमेंट लेना हो तो अकाउंट से पेमेंट ले लें, अकाउंट में ही ले लें। ऐसे अकाउंट को हम कहते हैं करंट अकाउंट। समझ में आती है? लेकिन सर हम तो पेटीएम से भी पेमेंट कर देते हैं, यहाँ पर फ़ोन पे से कर देते हैं, अपने अकाउंट से कर देते हैं। हाँ कर देते हैं, लेकिन स्मॉल अमाउंट को करते हैं। अगर हमें 10 लाख का पेमेंट करना हो तो हम इससे नहीं कर सकते, दिस इज़ बाउंडेड। लेकिन करंट अकाउंट और फ्री फ्रॉम द एनी पेमेंट ऑफ लार्ज अमाउंट, ठीक है। यानी जनरली बिजनेस ट्रांजेक्शन्स बड़े बड़े लेवल पर होती हैं, हम छोटे लेवल की बात नहीं कर रहे, एक अच्छे खासे बिजनेस लेवल की बात कर रहे हैं। तो वहाँ, और दूसरी बात यहाँ लिमिट है, यहाँ लिमिट है कि डेली तुम इतने पैसे निकाल सकते हो। विड्रॉ करने की लिमिट है या नहीं है? हाँ, इससे ज़्यादा नहीं निकालने देंगे, ठीक है। अच्छा, पेमेंट करने की भी लिमिट है कि पेटीएम से लिमिटेड ही पेमेंट करोगे, ऐसा नहीं है कि तुम रोज़ दिन में 50-60 पेमेंट करते रहो, 10 इसको दो 10 इसको दो, नहीं करोगे। यानी रिकरिंग ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। एटीएम से पैसे निकालने की भी लिमिट होती है, हाँ होती है, कि एटीएम से हम लिमिटेड ही पैसा निकाल सकते हैं इस अकाउंट के थ्रू। लेकिन करंट अकाउंट में कोई लिमिट नहीं, दिन में 1000 बार पैसे पेमेंट कर दो, 1000 से ज़्यादा बार निकालो, कोई नहीं रोकेगा तुम्हें। अच्छा, एटीएम से निकालने की भी लिमिट कोई नहीं है, निकालो खूब, खाली कर दो बैंक अकाउंट को, है ना। हाँ, लेकिन एटीएम पर थोड़ी सी लिमिट है। थोड़ी सी लिमिट क्या? यहाँ तो हम सिर्फ 20,000 रुपये ही निकाल सकते हैं पर डे, लेकिन यहाँ लिमिट बढ़ा ली जाती है। हम 5 लाख की भी परमिशन ले सकते हैं, 10 लाख की भी ले सकते हैं, ठीक है। अब एक बात समझ में आती है कि ये जो सेविंग अकाउंट था, इस पर तो हमने बैंक को पैसा दे रखा है, ये ले रख ले, मजे ले आराम से हमारे पैसे से, है ना। बैंक ने ही तो पैसा कमाया। लेकिन इस करंट अकाउंट का क्या बेनिफिट है? इसमें तो पैसा ही नहीं रहता, पैसे आते हैं, पेमेंट हो जाता है, पेमेंट करते हैं, आ जाते हैं। लेकिन यहाँ तो फिक्स ही नहीं रहता पैसा बिल्कुल भी, तो बैंक तो इस अकाउंट के पैसे को यूज़ नहीं कर पाएगा। हाँ नहीं कर पाएगा, सही बात है बिल्कुल। तो बैंक क्या फ़ायदा लेगा इस अकाउंट से? बैंक इस पर चार्ज लगाएगा, चार्ज, उल्टा इंटरेस्ट लेता है इस पर। कौन कौन से चार्ज लेता है? ट्रांजैक्शन चार्ज, यानी लेन देन के चार्ज। कौन से वाले? लेन देन वाले चार्ज, यानी पेमेंट करोगे तो उस पर चार्ज लेता है आपसे, ध्यान रखना। यहाँ तुम 2 या 3 एक बार ही महीने में एटीएम से निकाल सकते हो। सिमिलर ब्रांच से 5 निकाल सकते हो, डिफरेंट ब्रांच से 3 निकाल सकते हो। यहाँ कितने ही निकालो, कोई नहीं रोक रहा तुम्हें, महीने में 20 बार निकालो। लेकिन यहाँ ट्रांजैक्शन चार्ज लग जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो समझ में आती है बात? अच्छा, बैंक की इनकम यहाँ से भी जनरेट हो गई? हाँ, यहाँ से भी जनरेट हो गई। अच्छा चलो अब पढ़ते हैं, अब काम ऐसे हैं, पढ़ो इधर। अकॉर्डिंग टू इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 क्या होने वाला है? टाइप्स ऑफ अकाउंट। पहला कौन सा अकाउंट था? सेविंग अकाउंट, दिस टाइप ऑफ द सेविंग अकाउंट। एंड करंट अकाउंट ये था, पढ़ो इधर। ए पर्सन कैन ओपन ए सेविंग अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग स्मॉल सम ऑफ मनी, छोटे पैसे, कम थोड़े थोड़े पैसे जमा करते रहते हैं, है ना। ही कैन विड्रॉ मनी फ्रॉम हिज अकाउंट वेन एवर नीडेड, जब जरूरत होती है
कैन डिपॉजिट वेन एवर सरप्लस इज अवेलेबल, यानी किस लिए जमा करते हैं, जब पैसा फालतू होता हम जमा कर आते हैं जाकर, यही तो होता है। हम हाउस होल्ड की बात कर रहे हैं, हाउस होल्ड, ये बिजनेस मैन हाउस होल्ड, हाउस होल्ड मतलब जो गृहिणी लोग होते हैं, तो उनका जो सेविंग होता है उसको जमा कर लेते हैं, ठीक है। द डिपॉजिटर इज इशू ए चेक बुक एंड पासबुक, ऑल द अमाउंट डिपॉजिट विड्रॉ होती हैं ये सब कुछ, है ना, बाय द डिपॉजिटर रिकॉर्डेड इन द पासबुक। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेविंग डिपॉजिट इज जनरली लोअर देन एफडी। अभी एफडी भी पढ़ेंगे, है ना, चलो एफडी भी समझ लेते हैं। हम महीने में 2 दिन जाते हैं, 3 दिन जाते हैं, कभी भी जमा कराते हैं, है ना, कभी भी निकाल आते हैं, ये तो सेविंग चल रहा था। लेकिन एक होती है फिक्स डिपॉजिट, क्या करते हैं इसमें, हमने एक अमाउंट मान लेते हैं 1 लाख रुपए जमा कर दिए, कितने साल के लिए, 5 साल के लिए जमा कर दिए, 5 साल तक हम उसे नहीं निकालेंगे। यहाँ कंडीशनल नहीं है, इस अकाउंट में कभी भी निकाल सकते हैं, हमारी मर्जी, यहाँ हमारी मर्जी नहीं है, यहाँ तो हमने फिक्स कर दिया 5 साल का पीरियड। दिस इज कॉल्ड द फिक्स डिपॉजिट। इस पर फ़ायदा क्या हुआ हमारा, इस पर इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है, इस पर मान लेते हैं 11% में, अच्छा, इस पर इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है जनरली, इस पर कम मिलता है, ठीक है। करंट डिपॉजिट में आ जाओ। करंट डिपॉजिट अकाउंट आर ओपन बाय बिजनेसमैन, कौन ओपन करता है, बिजनेसमैन। द करंट अकाउंट होल्डर कैन डिपॉजिट और विड्रॉ मनी वेन एवर डिजायर, जब उसकी मर्जी होगी निकाल लेगा। वहाँ क्या था, वेन एवर नीडेड, जब जरूरत होती है। विड्रॉल आर ऑलवेज मेड बाय चेक, यहाँ हमेशा किस चीज़ से पैसा निकाला जाएगा, चेक से पैसा निकाला जाता है। लेकिन आज फिलहाल टाइम में एटीएम फैसिलिटी भी दी जा रही है ना। अब देखो यहाँ पैसे जमा करने पर बैंक, बिजनेसमैन ने करंट अकाउंट में पैसे जमा करे तो बैंक इस पर इंटरेस्ट नहीं देता, इंटरेस्ट नॉट पेड। यहाँ देता है इंटरेस्ट, ठीक है, वहां तो और उल्टे चार्ज ले रहा है, ट्रांजेक्शन चार्ज। नो इंटरेस्ट इज पेड ऑन करंट अकाउंट, रेदर सम सर्विस चार्ज इज चार्ज बाय बैंक, सर्विस चार्ज लगाए जाते हैं फॉर रेंडरिंग ए सर्विस। ए स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इज सेंड टू द अकाउंट होल्डर एवरी वीक, यानी बैंक हर हफ्ते इसको एक लिस्ट भेजता है कि पूरे हफ्ते में तुमने कितनी पैसे जमा करे, कितनी पैसे निकले तुम्हारे यहाँ पर, कहाँ से पैसे तुम्हारे अकाउंट में आए, कहाँ गए। वो तो हमें भी देता है यहाँ पर पासबुक में, लेकिन यहाँ पासबुक नहीं देता, एक स्टेटमेंट देता है, फर्रा देता है बनाकर, है ना। हाँ होती है, बिजनेसमैन वाले समझ रहे हैं इस बात को। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इज सेंड टू द अकाउंट होल्डर एवरी वीक फॉर नाइट मंथ शोइंग द ट्रांजेक्शन मेड ड्यूरिंग द पीरियड, यानी क्या कहते हैं, एवरी वीक भी दे सकते हैं, मंथली भी दे सकते हैं, मोस्टली केसेस में तो मंथली होता है ना। अब आते हैं रेकरिंग डिपॉजिट पर। देखो ये जो मैंने कंडीशंस बताई थी कि बार बार हम जमा कर रहे हैं, यहाँ हमारी मर्जी है, आज जमा करें, कल ना करें, परसों करेंगे जाकर, ठीक है। सेविंग में चलता है ये, 1 महीने बाद करें, 2 महीने बाद करें, कोई बाउंडेशन नहीं है। वहाँ पर फिक्स कंडीशन थी, ठीक है, लेकिन एक कंडीशन और है। एक कंडीशन ये है कि आज 100 रुपीज़ जमा करें, कल भी करने हैं 100, मे बी 50 कर दो, लेकिन बार बार करने हैं। अभी देखें ना, नॉर्मली जो हमारे आसपास आते हैं वो मुस्लिम फंड वगैरह या फिर अदर टाइप ऑफ फंड करते हैं, डेली आपके पास आते हैं, 50 रुपये ले जाते हैं, वो कहते हैं रेकरिंग डिपॉजिट, ठीक है। सिंडिकेट बैंक एक फैसिलिटी देता है कि आपके पास एक एजेंट आएगा, वो रोज़ आपसे 50-100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, जो भी आपकी इच्छा हो डालते रहो, जब मर्जी हो निकाल लो फिर उसे। तो जब हम ऐसे बार बार डिपॉजिट कर रहे हों उसे कहते हैं रेकरिंग डिपॉजिट। यहाँ पर तुम्हारे पास एजेंट नहीं आएगा, तुम मर्जी हो जाना वरना मत जाना। दिस इज कॉल्ड द रेकरिंग डिपॉजिट। ए डिपॉजिटर कैन डिपॉजिट फिक्स अमाउंट से 100 एवरी मंथ, है ना, फॉर द फिक्स पीरियड, कितने समय के लिए, यहाँ पीरियड फिक्स होता है एफडी में, है ना, कि 3 साल तक जमा करने हैं, बीच में चाहो निकाल सकते हो, लेकिन उसके लिए भी एक टाइम पीरियड फिक्स होता है कि आप 6 महीने तक बिल्कुल नहीं निकालोगे। जब एफडी ये रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन करोगे
तो 6 महीने तक बिल्कुल नहीं निकाल सकते, उसके बाद निकाल सकते हो। और डिपॉजिट करने की टाइम पीरियड भी 3 साल 2 साल हो सकते हैं कि इतने साल तक जमा करने हैं। ठीक है, एफडी हमने पढ़ ली। इसके बाद आते हैं मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट। तो यानी एक अकाउंट ऐसा भी होगा जिसमें ये वाला ऑप्शंस भी होगा तुम्हारे पास, ये वाला भी ऑप्शंस होगा, है ना। तो उसमें एक से ज़्यादा ऑप्शंस होंगे, दिस इज कॉल्ड द मल्टीपल डिपॉजिट। दिस अकाउंट ऑफर मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिटर, है ना। अकाउंट कैन बी कॉम्बिनेशन विद सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट। इन दिस अकाउंट आर द डिपॉजिटर कैन एंजॉय द लिक्विडिटी ऑफ सेविंग एंड करंट अकाउंट, यानी तीनों तरह ये भी मिल सकता है उसे, है ना। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट और फिक्स एसडी, व्हेन द अमाउंट इज डिपॉजिट एक्सीड द पर्टिकुलर लिमिट देन ऑटोमेटिकली द अमाउंट गेट ट्रांसफर्ड इनटू द फिक्स डिपॉजिट। समझ रहे हैं बात। तो एक से ज़्यादा ऑप्शंस हैं यहाँ पर। तो अब इसमें देख रहे हैं लिक्विडिटी ऑफ, यानी पैसे का बेनिफिट किस चीज़ का मिल रहा है, इसका भी और इसका भी। इंटरेस्ट कौन सा रेट पर मिल रहा होगा वो वाला फ़ायदा मिल रहा है ना। लेकिन सॉरी, इंटरेस्ट रेट जो मिल रहा होगा थोड़ा सा ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन एक अमाउंट ज़्यादा हमने टाइम से ज़्यादा कर दी। मानो लिमिट दे देते हैं कि अगर तुमने 5 लाख से ज़्यादा तुम्हारे अकाउंट में आ गए तो वो ऑटोमेटिकली एफडी में कन्वर्ट हो जाती है। यानी इंटरेस्ट कौन सा मिल जाता, एफडी वाला। ध्यान करना, आज के बाद जब बैंक में जाओ ना, इसको मैं बता रहा हूँ मल्टीपल ऑप्शन, तो उसमें देखना 10,000 तक जमा करने पर 7% इंटरेस्ट, है ना। 10,000 के बाद, है ना, अप टू 1 लाख अकाउंट में होने पर आपको 8%, अप टू 5 लाख रुपए होने पर, 1 लाख से 5 लाख होने पर 9%। तो ऐसे एक बोर्ड लगा होता है। 5 से 10 लाख होने पर अकाउंट में 10%। ऐसे होते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की चार्ट लगे हुए। दिस इज कॉल्ड द मल्टीपल डिपॉजिट, है ना। खत्म बात। देखो कुछ और सर्विसेज भी हैं जो बैंक हमें प्रोवाइड कराता है। क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, देखो। बैंकर्स चेक, एक्चुअल में चेक का मतलब क्या है, देखो। ये बैंक है, यहां पर ए एक कस्टमर है जिसका अकाउंट है बैंक में, और बी एक कस्टमर है जिसका अकाउंट है, सी एक कस्टमर है जिसका अकाउंट नहीं है ना। मैं क्रॉस लगा रहा हूँ, जिसका अकाउंट नहीं है। इसका अकाउंट है और इसका भी अकाउंट है। इसके पास, इसने क्या करा, बी गया इसके पास पेमेंट लेने के लिए, समझते रहना ध्यान से। ए ने क्या करा, एक चेक दे दिया इसको, ठीक है। किसको दिया, बी को। ए के अकाउंट में कितने रुपए पड़े हुए हैं, 10,000 रुपये, और चेक कितने का दिया, 2,000 का दे दिया। अब बी क्या करेगा, इस चेक को लेकर बैंक के पास जाएगा, चेक दिखाएगा, हाँ चेक दिखाएगा ना। तो ए क्या कर, बैंक क्या करेगा, इस बी को, बैंक इसको पेमेंट दे देगा। लेकिन इस चेक की 2 कंडीशन होगी। एक तो ये लाइन वाला चेक होगा जिसको कहते हैं हम अकाउंट पेई चेक, है ना, अकाउंट पेई, यानी सिर्फ पेमेंट अकाउंट में ही मिलेगा, बैंक इसको पेमेंट अकाउंट में ही देगा। एक होता है बीआरआर चेक, यानी चेक चाहे बैंक अपने अकाउंट में ले लो, इन कैश ले जाओ, घर जाओ आराम से मौज लो, है ना। अच्छा, ये अकाउंट पे ही चेक जो होते हैं हमेशा एक लार्ज अमाउंट के होते हैं, इनकी लिमिट होती है कि बीआरआर चेक जो होते हैं
वो 10-20 हज़ार जो भी बैंक की अपनी लिमिट है उससे ज़्यादा के वो चेक नहीं हो सकते। यानी इससे ज़्यादा के कौन से हो सकते हैं? सिर्फ अकाउंट पे ही। मोस्टली केसेस में 25,000 लिमिट चलती है ना। तो 25,000 से ज़्यादा के चेक हम अकाउंट बियरर चेक नहीं दे सकते। यानी कौन से देंगे? अकाउंट पे ही। यानी जो बैंक सिर्फ अकाउंट में ही पेमेंट देगा उन चेक का। लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या, मैं कह रहा हूँ दोनों में से कोई से भी चेक है। चेक के टाइप तो समझ गए ना, लाइन वाले चेक होते हैं, चेक पर लाइन होती है, इस पर लिखा होता है अकाउंट पे ही, ठीक है। नॉर्मल जो होते हैं वो बियरर होते हैं। अब ए ने जब इसको चेक दिया तो ये क्या है इस चेक का मतलब? इस चेक का मतलब है कि जब ये बैंक को दिखाएगा, ये लो इसने प्रेजेंट कर दिया बैंक के सामने, तो इस चेक को देखते ही बैंकर्स ने क्या करा? इस ए के अकाउंट को चेक किया। इसके अकाउंट में पैसे है नहीं, क्योंकि चेक इशू करने वाला कौन था? ए। हाँ हैं पैसे 10,000 रुपये। बैंक इसके अकाउंट से तो माइनस कर देगा 1,000, इसको या तो प्लस कर देगा या कैश दे देगा। दो ही बातें होंगी ना, या कैश दे देगा इसके हाथ में, अगर अकाउंट पे ही हुआ तो प्लस करेगा इसके अकाउंट में, और नहीं तो इसको इन कैश दे देगा। तो ये एक्चुअल में चेक एक ऑर्डर पेपर है। ऑर्डर किसने दिया? ए ने, एक चेक पर लिखकर। किसको? बैंक को, कि ये ले बैंक, जो भी इस चेक को लेकर आएगा तेरे पास, तू उस चेक को देखकर मेरे अकाउंट से पैसे माइनस कर देना और इस चेक होल्डर को पेमेंट कर देना। ठीक है, बात समझ में आती है? अकाउंट पे ही चेक में हमेशा नेम ऑफ रिसीवर होना जरूरी है। जिसको भी चेक मिलेगा, जिसके भी अकाउंट में पैसे जाएंगे, उसका नाम होना जरूरी है। यहाँ ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती। समझ में आती है बात? चलो, बैंक ड्राफ्ट, तो इसमें अभी हम सिर्फ पढ़ेंगे बैंकर चेक यानी पे ऑर्डर। और कौन सा था इसमें? चलो, चेक के टाइप अभी नहीं आए, कोई बात नहीं, मैंने करा दी है आपको, कर लेना। अब देखो, एक का अकाउंट था तो इसने बैंक को ऑर्डर दे दिया चेक के थ्रू कि मेरे अकाउंट से माइनस कर दो, दूसरे के अकाउंट में दे दो पैसे। लेकिन एक बैंक है एसबीआई और एक बैंक है पीएनबी, है ना। या मैं एसबीआई की सेकंड ब्रांच की बात कर रहा हूं, ये लो सेकंड ब्रांच, ठीक है। एसबीआई की ही ब्रांच है ये कहाँ की है? ये दिल्ली की है और ये मेरठ की है। अब हमको दिल्ली में पैसे चाहिए, दिल्ली में पेमेंट करना है, तो इसका खाता है ए का बैंक में, एसबीआई में। अब ये दिल्ली में से जाकर निकालेगा, लेकिन निकाल तो लेगा, कोई बात नहीं, लेकिन एक चीज़ आती है कि क्या ये इस बैंक का चेक इशू कर सकता है? नहीं। यानी इस बैंक को ऑर्डर दे सकता, इस वाली ब्रांच को नहीं दे सकता, इस ब्रांच को ऑर्डर। वो चेक ऑर्डर जो देगा वो इसी ब्रांच को देगा, लेकिन इसको तो ऐसी कंडीशन लानी है कि जो यहाँ से इसी तरह का पैसा निकल जाए। तो ये अपने बैंक के पास जाएगा और उससे कहेगा कि एक पेपर मुझे ऐसा दो जो मुझे ये पेमेंट ऐसा ही ऑर्डर पेमेंट तैयार हो जाए। जैसे मैं तुम्हें ऑर्डर पेमेंट दे रहा हूँ ना चेक के थ्रू, कि पेमेंट दे देना इसको, कस्टमर को, इसके अकाउंट में दे देना पैसे। भाई इसने तो इसके लिए चेक इशू कर दिया, इस वाली ब्रांच के लिए, इसके लिए नहीं कर सकता। तो ये क्या करेगा? एक ड्राफ्ट बनवाएगा, है ना। ड्राफ्ट का मतलब अपने बैंक के पास गया और चेक जैसा ही एक पेपर होता है, उसने ड्राफ्ट बनवाया। तो जब इस बैंक ने इसको ड्राफ्ट बनाकर दिया होगा, मानो 5,000 का बनाकर दिया, तभी ये इसके अकाउंट से माइनस हो गए होंगे, ठीक है। ये लो माइनस कर दिए। इस ड्राफ्ट का मतलब क्या है? इस बैंक ने इस बैंक ब्रांच को ऑर्डर दे दिया कि ये लो। अब इस ड्राफ्ट को ये के थ्रू इसको ऑर्डर देगा ये,
है ना। यानी ये जो ड्राफ्ट है इसके लिए चेक ऑर्डर का काम करेगा ये, जैसे इसके लिए ये चेक काम कर रहा था, ये नहीं कर रहा था, लेकिन ये चेक था अब इसके लिए। अब इस ब्रांच से जाओ, ब्रांच में इस ड्राफ्ट को दिखाओ, है ना, लेकिन पेमेंट सिर्फ अकाउंट में ही होगा। ध्यान रखना, ड्राफ्ट का पेमेंट क्या होगा, अकाउंट पे ही होगा हमेशा। तो एक्चुअल में हुआ क्या, चेक जो होता है एक ऑर्डर पेपर होता है इशूड बाय, डेफिनेशन सुनना ध्यान से, जो भी मैंने कहानी बताई वो अलग बात, ये अलग बात बिल्कुल। चेक मीन्स एन ऑर्डर पेपर इशूड बाय कस्टमर, लिख लो ध्यान से, जो लैंग्वेज बोल रहा हूं उसे लिख लो, इशूड बाय कस्टमर, ठीक है, टू देयर रेस्पेक्टिव ब्रांच, टू देयर रेस्पेक्टिव बैंक। यानी कस्टमर ने ऑर्डर करा अपने बैंक को कि मेरे अकाउंट से माइनस कर और कस्टमर को पेमेंट कर दो, ठीक है। लेकिन ड्राफ्ट इज द ऑर्डर पेपर इशूड बाय बैंक टू बैंक। किसको ऑर्डर दे रहा है, एक बैंक दूसरे बैंक को ऑर्डर दे रहा है। नोटिफाई कर लो, ठीक है, आ जाओ जल्दी से। दिस इज चेक ड्रॉन बाय वन बैंक अगेंस्ट फंड डिपॉजिट इनटू द अकाउंट एट अनदर बैंक, ठीक है। एक बैंक को ऑर्डर दे रहे हैं, फंड डिपॉजिट है एट अनदर बैंक में। ऑथराइज सेकंड बैंक टू मेक द पेमेंट इंडिविजुअल, सेकंड बैंक को ऑथराइज कर रहे हैं टू मेक द पेमेंट, यानी पेमेंट कर दो, किसको, इंडिविजुअल को, इंडिविजुअल यानी व्यक्ति को, ठीक है। Whose name is written on the draft, जिसका नाम उस ड्राफ्ट में लिखा हो। मैंने बताया कि सिर्फ अकाउंट पे ही की तरह ही ट्रीट करा जाएगा ये, यानी जिसका नाम ड्राफ्ट में लिखा होगा उसी को ही पेमेंट किया जाएगा। समझ में आती है बात, हाँ आ तो गई समझ में, लेकिन देर से आ रही है। इट इज़ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का मतलब पैसे के संबंध में डील करने वाला एक ऑर्डर पेपर है, ठीक है। यानी अब मैं तुम्हें एक आगे की बात बताता हूँ कि ये जो चेक है या ड्राफ्ट है, ये दिस इज द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1981, ठीक है। यानी ये इस पर एक कानून चलता है, लॉ बना हुआ है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। उसके थ्रू इस पर गारंटी मोहर लगी हुई है एक्ट की कि काम करेगा ही करेगा, बैंक को माननी ही पड़ेंगी इनकी बातें। तो बच्चों बस यहाँ तक करेंगे, इसके बाद हम आगे बात करेंगे, यानी बैंकर्स चेक तक आपको पढ़ना है, ठीक है। थैंक यू।